ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 9 विषय हिंदी पाठ 5 स्वराज की नींव। तो स्वराज की नींव ये उसका साहित्य प्रकार है एकांकी और ये इनको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। और विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 ईस्वी सन में हुआ था और उनकी मृत्यु 11 अप्रैल 2009। उनका जन्म स्थान मीरापुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश और इनकी रचनाएं हैं एकांकी संग्रह, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, इंसान, अन्य एकांकी, 10 बजे रात, ये रेखाएं, ये दायरे, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, तीसरा आदमी, नए एकांकी, डरे हुए आदि। और यहाँ पर विष्णु प्रभाकर का हमें जन्म के बारे में बताया कि विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 में से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं ढलती रात, स्वप्नमयी, उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर, नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ हमने आगे देखा, 12 एकांकी, अशोक, एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और वो रेखाचित्र है, आवारा मसीहा, वो शरदचंद्र की जीवनी आदि। तो यहाँ पर विष्णु प्रभा की रचनाओं में प्रारंभ से स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। उनका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। उनकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र प्राप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। उन्होंने जो भी नाटक, कहानियाँ, एकांकी वो जो लिखा है वो सरल भाषा में लिखा है। और अब हम देखेंगे कि प्रस्तुत एकांकी हमारी स्वराज की नींव है। उसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी में के पात्र स्वराज की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस लेसन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र की झलक भी देखने को मिलती है। लेखक का उद्देश्य स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका को दिखाना है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज की नींव के पत्थर है। भारतवासियों में स्वराज के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर लेखक परिचय देखा। अब हम पाठ का और ये बीच में यहाँ पर चित्र दिखाई देता है तंबू का। तो रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती में सैनिकों की वेशभूषा में है। फिर यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि अब लक्ष्मीबाई कहती है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर ही हर बार दूर चली जाती है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ
परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। यहाँ पर हमें हिमालय का चित्र दिखाई देता है। तो वो कहती है कि मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, हमारी ये झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर ही हर बार दूर चली जाती है। रानी लक्ष्मीबाई ये देखकर निराश है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल गए हैं। केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में रहा है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, इधर क्षितिज देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश घुम घटाओं में छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। वो आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। और वो सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। तो यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई झांसी लेने का निश्चय ही कर लेती है और कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है। उसके बाद है कि जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। फिर लक्ष्मीबाई कहती, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते। तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता दैव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है। हमारा अधिकार है। तो यहाँ पर वो अधिकार बताते हुए हमें यहाँ चित्र दिखाई देते हैं झांसी का और अधिकार का और पत्थर, नींव के पत्थर के। तो यहाँ पर वो निराश होते हुए, रानी की निराशा के कारण वो रानी को दुख इस बात का है कि उनकी सेवा के बड़े योद्धा राव साहब, बांदा के नवाब, रघुनाथन आदि विलास में डूब गए हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल है। तात्या जैसा सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है। युद्ध की ठोस तैयारी न कर वे ब्रह्मभोज में लगे हुए हैं, लेकिन उसके लिए शिखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ भी कर नहीं सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि तात्या टोपे और फिर लक्ष्मीबाई कहती है कि लक्ष्मीबाई कहती कि मुस्कुराकर कहती है, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों में मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, जानती हो क्यों? अब जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है।